देखो ये प्रसुप्त ऊष्मा को हम यहाँ पर परिभाषित किए हुए हैं। प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? प्रसुप्त ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। गुप्त ऊष्मा नहीं, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है वायुमंडलीय दाब पर। नहीं, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक होता है और जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर उठते जाओगे वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। कहने का मतलब कि अगर 1 केजी पानी को हम पृथ्वी के सतह पर अगर हम उसको गलनांक 1 केजी नहीं 1 केजी बर्फ को अगर पृथ्वी के सतह पर हमको गलनांक तक लाने में जितनी ऊष्मा चाहिए उसको तो हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन उसी 1 केजी बर्फ को अगर किसी पहाड़ के चोटी पर ले जाएं, नहीं, वहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है। तो वायुमंडलीय दाब जब कम रहता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा काम करता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर तुमको एक बन जा रहा है क्या कि अगर वायुमंडलीय दाब अधिक हो तो गुप्त ऊष्मा कम चाहिए, वायुमंडलीय दाब कम हो तो गुप्त ऊष्मा अधिक चाहिए। हम तुमको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि पृथ्वी के सतह पर अगर खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में जितना समय लगा उससे ज़्यादा समय किसी पहाड़ पर अगर हम जा कर के खाना बनाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है वो पृथ्वी के सतह से कम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। अभी हम लोग अक्सर ठंडा के दिन में क्या करते हैं, जब गर्म पानी से नहाते हैं ना तो अभी थोड़ा सा अभी ज़्यादा गर्म करते हैं तब असर करता है। और मतलब कि एक डेगची पानी, जो डेगची होता है ना खाना बनाने वाला, एक डेगची पानी को अभी गर्म करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि अभी वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय टेम्परेचर कहो तो कम है तो ज़्यादा समय लगता है। और उतना ही पानी को गर्मी के दिन में अगर गर्म करते हैं तो तुरंत गर्म हो जाता है। वैज्ञानिक कारण क्या है? क्योंकि उसमें वायुमंडलीय तापमान जो रहता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है और अभी का जो ठंडे के दिनों का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। तो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में ज़्यादा ऊष्मा चाहिए और उस समय चूँकि 35 डिग्री और 30 डिग्री रहता है सेंटीग्रेड तो 100 डिग्री तक पहुँचने में उसको कम समय लगता है कि नहीं? ऐसा तुम लोग ऐसा जरूर देखा होगा कि ठंडा में के दिन में देरी से पानी गर्म होता है, उतना ही पानी को गर्मी के दिन में गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, बीच में हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये डायग्राम क्या करता है कि पदार्थ के 3 अवस्था और वैसे भी जल के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। मान लो कि ये ठोस बर्फ है, नहीं, बर्फ को जब ऊष्मा कर देंगे उसमें वायुमंडलीय दाब पर उसमें प्रसुप्त ऊष्मा अगर काम करेंगे 1 केजी ठोस को तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। फिर इसको और गर्म करते रहेंगे यानी उसमें और उसको ऊष्मा देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब गैस को अगर हम पानी के वाष्प को अगर हम किसी पात्र में संघनित करके रखे हैं, किसी बंद पात्र में, क्योंकि गैस को हमको बंद पात्र में रखना है, किसी बंद पात्र में अगर हम उसको संग्रह करके रखे हुए हैं और वहाँ से फिर उसको शीतलन करने शुरू करते हैं, शीतलन माने ठंडा करना शुरू करते हैं तो यही वाष्प जो है वो द्रव में बदल जाएगा।
फिर इस द्रव को तुम फ्रिज में रख दो तो फ्रिज क्या करता है, शीतलन करता है। फ्रिज ठंडा करता है, माने वो शीतलन करता है। तो वही द्रव यानी पानी जो है वो फिर क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो डायग्राम है वो जो यही चीज कहता है कि दो अवस्था और तीसरा अवस्था तक पहुंचाने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी कोई एक ठोस है ना, है, और ठोस से गैस में बदलने के लिए, ठोस से गैस में बदलने के लिए उसको द्रव बनना पड़ता है, द्रव में लाना पड़ता है। चाहे लोहा ही क्यों ना हो, चाहे सोना ही क्यों ना हो, लोहा और सोना को अगर हम पिघलाएंगे तो वो द्रव में बदल जाता है। सोनार के यहाँ देखा होगा पूरा पानी की तरह हो जाता है, फिर उसको एक सांचे पर उसको रखता है, नहीं, फिर उसी के आकार का वो आकृति बनाता है, लेकिन द्रव में बदला। और गर्म करते जाएगा तो वो वाष्प में बन सकता है और उसका मात्रा कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त करता है। ठोस से बिना द्रव में परिणत किए हुए जब इसको हम ऊष्मा देंगे, नहीं, जब इसको ऊष्मा देंगे तो ठोस द्रव में परिणत हुए बिना सीधे वो गैसीय अवस्था में जो बदल जाता है उसको ऊर्ध्व पातन कहते हैं। ऊर्ध्व पातन, नहीं, जैसे तुमको अगर एग्जाम्पल दें कपूर को, अगर दें तुमको नेफ्थलीन की गोली की बात करें, अमोनियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारे जो तीन को जो तुमको तत्व दिए हैं, तीन को जो पदार्थ है उसमें मात्र दो अवस्था है, ठोस और गैसीय अवस्था। ठोस और गैसीय अवस्था मैंने कपूर को तुम छोड़ दो, नहीं, कपूर को जलाते हैं जब, है ना, तो उसमें ऊष्मा देते हैं। ठोस है तो उसमें ऊष्मा दिए और वो क्या करता है, वो बन करके हो जाता है द्रव में परिणत हुए बिना। उसी प्रकार जो हम लोग कपड़ा में या जो डालते हैं नेफ्थलीन की गोली जो गमकता है, देखे हो तुम लोग कि नहीं देखे हो, टॉयलेट रूम में रहता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में या तो बड़े बड़े जो दफ्तर है ना, उसमें टॉयलेट रूम में उसको डाला जाता है ताकि बदबू ना आए। थोड़े दिन के बाद वो लुप्त हो जाता है। कपड़ा में देखते हैं हम लोग, देख करके इतना बड़ा टैबलेट देखते हैं ना, थोड़े दिन के बाद देखते हैं कि उससे गायब हो गया या तो छोटा हो गया। कैसे कि वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, वायुमंडलीय दाब उष्मा मिलता है उसको। नेफ्थलीन की गोली को वायुमंडलीय उष्मा मिलता है और वो सीधे वाष्प में बदल जाता है। उसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड, इसके दो अवस्था है, ठोस और गैसीय अवस्था। और ऊर्ध्वपातन इसी को बोलते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस से बिना द्रव में परिणत हुए सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त करता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नहीं तो लिखो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जैसा कि तुमको हम बोले थे कि तापमान मापने की जो स्केल है वो हम लोग तीन पढ़े थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। एक और जानो तुम, रोमर, ठीक है। ये रोमर हम लोग इसको गौण रखते हैं, लेकिन हमारे पास है, हमारे नॉलेज में है तो हम तुमको बता देना चाहेंगे। वैसे इसका ज़रूरत हम लोग बहुत कम देखते हैं, लेकिन इन तीनों का देखते हैं। इन वाटर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, पानी के सापेक्ष तापमान के स्केल को हमने जो डायग्राम दिया वो ये है कि पानी को अगर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ बनेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे तो वो वाष्प बनेगा। ठीक है, क्योंकि पानी एक ऐसा है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था को मेजरमेंट करने में हमको सहूलियत होता है। सीधा एग्जाम्पल वाटर का हम लेकर के कर रहे हैं। 0 डिग्री पर अगर हम लाएंगे तो वो बर्फ बनेगा, 100 डिग्री पर हम उसको हिट करेंगे तो क्या होगा, वो वाष्प बनेगा सेंटीग्रेड में। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको हम अगर जमाएंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो वो बर्फ बनेगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो वाष्प बनेगा। ध्यान देना, केल्विन में 273 पर बर्फ बनेगा और 373.15, कल ही तुमको बोले थे ना कि जो 15 फिजिक्स में दशमलव के बाद वाला अंक का वैल्यू नहीं रहता। हम तुमको बहुत सारा न्यूमेरिकल हम बनाएंगे फिजिक्स में ना, तो दशमलव के बाद वाला वैल्यू नहीं मिलता है अंक ने, तो तुम लोग हड़बड़ाओगे नहीं कि आंसर नहीं मिल रहा है। बहुत सारा न्यूमेरिकल है, तुमको बताएंगे। तो 1.5 है ना वहाँ को लिखल, तुम लोग कहीं नहीं देखो, हम देखे हैं। तो 273 केल्विन पर वो बर्फ बनता है, 373 पर वो वाष्प बनता है। रोमर में 0 डिग्री रोमर पर वो बर्फ बनता है और 80 डिग्री रोमर पर वो वाष्प बनता है। अब इन चारों स्केल में जो संबंध है वो संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर सेल्सियस लिखो और माइनस, यहाँ पर 0 करो, नीचे 100 माइनस 0, यह डिग्री वाला है। न्यूनतम तापमान सेल्सियस का जो रिलेशन बनाया गया है ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के बीच रिलेशन बनाया है। ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल 4 है, ए प्लस बी का होल 5 भी तो हो सकता है। जब मैथ बताएंगे चैप्टर नंबर 2, उसमें हम तुमको एक पास्कल्स ट्रायंगल एक ट्रिक देंगे, उसमें तुम ए प्लस बी का होल 7 करोगे, उसका भी सूत्र तुम अपने से बना लोगे वही। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार हम लोग रिलेशन बनाए हैं C माइनस 0 डिग्री, क्योंकि ये सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री है, तो इसका नीचे का पॉइंट लिए अधिकतम माइनस न्यूनतम तापमान इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट है, तो हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट करेंगे और उसका न्यूनतम तापमान कितना 32 और अधिकतम तापमान कितना 212 माइनस 32। क्या ये समझ में आ रहा है ना? इज इक्वल टू केल्विन को 273 और ये 373 माइनस 273। रोमर को अगर लेते हैं तो यहाँ पर R माइनस 0 और 80 माइनस 0 डिग्री है, कर दिए ना। आगे देखो क्या है इसमें, C में 0 तो C/100 हो जाएगा, यहाँ C में 0 जाएगा तो C बचेगा ना, और 100 में 0 जाएगा तो 100 बचेगा, इज इक्वल टू F माइनस 32 ही रहेगा, और 212 में 32 घटा, 212 में 32 घटाएंगे तो 180 बचता है। बचा करके देखो तुम, बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब K माइनस 273 और 373 में 273 घटाएंगे तो, ठीक है, रोमर को हम छोड़ देना, ले लो उसको। तो यहाँ R बटे सीधे करो 80, क्लियर। अब मान के चलो कि हमको इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, वो हमारा यहीं से सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आगे तुमको, चूँकि मैथ में भी इस चीज़ को बताया गया है चैप्टर नंबर 2 में, जब तुमको बताएंगे हम चैप्टर नंबर 2 या 3 में है, 3 में है, यूक्लिड विभाजन जब बताएंगे मैथ में, उस समय इसका दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को तुम याद रखना वहाँ पर,
पूछेंगे वहाँ पर हम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, फिर इसको और इसके बीच, फिर इसको और इसके बीच क्या संबंध है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम तुमको वो दिखाएंगे। जैसे इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों को अगर लेते तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180, 20 पचे और 20 नवा 180, यानी C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट को तुम सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 32 करेंगे, C इज इक्वल टू 5F माइनस 32/9। एक सूत्र हमारा यहाँ प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का ये सूत्र है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, वो यहीं से फिर हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से उठाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और हम लोग चले आए कहाँ, 9C इज इक्वल, यहीं चले आओ तो हमको ज़्यादा इजी रहेगा समझने। C/5 F माइनस 32/9, यही है ना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 5F माइनस 32 इज इक्वल टू 9C, ये 5 को इधर ले जाओ तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 9C/5, इस 32 को उधर ले जाओ तो F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। ये जो सूत्र आया वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, ये जो सूत्र आया वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। इसमें और इसमें दोनों में फर्क देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना फर्क। इसमें क्या कहता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, इसमें कहता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये बहुत बड़ा चीज है तुम लोग के साइंस के लिए, जो कि आगे 11-12 में भी तुमको काम आएगा। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देने से होता क्या जानते हो, कि हमको लाइन देने में सुविधा हो तो मैं जगह हमारा बचा, तो इसको हम मिटा दें, मतलब लोग नहीं देखे हो क्या, इसीलिए नहीं, कोई बात नहीं, मत लिखो, हम मिटाते भी नहीं। रोड टेढ़ा हो गया मेरा थोड़ा, कोई बात नहीं, वहाँ टर्निंग पॉइंट में हम अपने आप को टर्न कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि अगर इसको और इसको एक दूसरे के बीच हम रिलेशन बनाते हैं, नहीं क्या रिलेशन है वो देखो, बाकी जो तुम समझ आओ ग्रामर का भी तुम अपने ही बना लोगे। जैसे C/100 ये वाला चीज़ लिखे इज इक्वल टू K माइनस 273/100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273। ये जो सूत्र हमारा प्राप्त हुआ वो क्या कहता है, केल्विन को, कैलोरी नहीं बोलो, केल्विन को सेल्सियस में बदलने का वो सूत्र है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने का वो सूत्र है। और यदि 273 को इधर कर दें तब यहाँ पर 273 इज इक्वल टू केल्विन हमारा एक अलग आ गया। अब इसका मतलब क्या है, सेल्सियस को केल्विन में बदल दिए,
यहाँ केल्विन को सेल्सियस में बदले और यहाँ सेल्सियस को केल्विन में। मतलब तुम यहीं से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में वहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो 273 माइनस करना होगा, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में ये चीज, इसीलिए हम इसको उठाए। क्लियर यहाँ तक? अब रह गया मेरे पास ये और ये, हम इसको अभी इग्नोर किए हैं, उसका जरूरत नहीं है ना, हम नहीं उसको दे रहे हैं क्योंकि हमको वो भी देखना पड़ रहा है। तो f माइनस 32/180 और k माइनस 273/100 कटा देंगे, 20 9 और 20 बचे, होता है कि नहीं? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9k माइनस 273 और ये 5f माइनस 32, 9 को उधर ले जाओ, k माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। क्लियर? अब इसको उधर ले जाओ तो k इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ प्राप्त हुआ। क्लियर? कैसे कैसे हम घुमा फिरा रहे हैं वो तुम कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना तुमको? हैं? अब फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं, ये वाला लेते हैं, बोर्ड बोले तुमको कि भर जाएगा, ये वाला रखे हैं, तुमको प्रयोग करके देखवा खातिर जगह। ठीक है, अब f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये वाला पद को पहले लिखेंगे हम, यहाँ 5f माइनस 32 और ये 9k माइनस 273। ठीक है, 5 को उधर ले जाओ, f माइनस 32 9/5 और k माइनस 273। f इज इक्वल टू 32 उधर जाएगा तो 9/5 k माइनस 273 प्लस 32। दिमाग को एकदम बड़ा रखना हो तुम लोग को, एकदम दिमाग को साइड रखना चाहते हो तो फैला के रखना होगा, तब तुमको ये समझ में आएगा। हमने क्या किया, इसमें फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल दिया, इसमें क्या किया, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल दिया। हमारे पास यही सूत्र है। अब प्रयोग करके तुमको हम दिखाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले हैं, तो सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। कौन सा सूत्र लागू होगा, ये वाला कि ये वाला? फ़ारेनहाइट को ये वाला है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये वाला सूत्र लागू होगा कि नहीं? सो यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, तो 9 इंटू 121/5, 120 से रखो तो कटाने में हम सुविधा देखते हुए हम इसको करें, वैसे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको कटा देंगे अगर यहाँ तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 4 हो जाएगा ना। तो 9 इंटू 24 प्लस 32, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, 9 3 18 और 3 21 प्लस 32, तो 2 और 6 8
2 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है ना? सही है ना? फ़ारेनहाइट कितना आया? 248। अच्छा मान लो कि हम 248 फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलें तब कितना होगा? तो हमारा 120 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाते हैं। देखो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 5F माइनस 32/9। C इज इक्वल टू 5F के जगह पर हम 248 देंगे माइनस 32 करो और ये नीचे 9 करो। C इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको घटाएंगे 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा है, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 9। ये 9 से कटेगा, 6 3 9 कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36 होता है कि नहीं? C इज इक्वल टू 5 गुने 24, C इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। हमारा सत्यापित है ना? जो फॉर्मूला हम तैयार किए हैं दोनों तरह से दिखा दिए कि नहीं? ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करके दिखाए, केल्विन में भी वही है। इसको एग्जाम्पल लेकर के इतने डिग्री को तुम केल्विन में बदलना, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को तुम केल्विन में बदलना, ये काम तुम घर में करोगे। 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट को फिर केल्विन में बदलना। केल्विन में बदलने का सूत्र तो हम लिखिए थे। तो ये जो है वो तुमको हम एग्जाम्पल बताए, इतना सारा उतारना पड़ेगा।